लॉ ज्ञान 365 के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। योर लीगल लिसनिंग पार्टनर ऑन द गो। आज हम भारतीय संविधान की एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी प्रक्रिया पर बात करेंगे, संविधान में संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। आखिर इसकी ज़रूरत पड़ती ही क्यों है? क्या जो संविधान बनाया गया था वो पूरा नहीं था? देखिए, ये सवाल बहुत नेचुरल है। कोई भी दस्तावेज और यहाँ तक कि देश का संविधान भी एक बार में हमेशा के लिए परफेक्ट नहीं बनाया जा सकता। और हमारे संविधान निर्माताओं को इस बात का पूरा एहसास था। अच्छा। इसीलिए उन्होंने जानबूझकर संविधान को एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनाया जो समय के साथ बदल सके, एक फ्यूचर रेडी दस्तावेज कह सकते हैं। और इसी फ्यूचर रेडी सोच का नतीजा है संविधान का पार्ट 20, जिसमें सिर्फ एक आर्टिकल है, आर्टिकल 368, जो ये पूरी प्रक्रिया बताता है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। तो ये प्रक्रिया है क्या और ये काम कैसे करती है? भारत की जो संशोधन प्रक्रिया है उसे अंशतः कठोर और अंशतः लचीला कहा जाता है। मतलब पार्शियली रिजिड एंड पार्शियली फ्लेक्सिबल। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब कुछ चीजें बदलना आसान है और कुछ मुश्किल। कोई उदाहरण है इसका? बिल्कुल। इसे समझने के लिए दो एक्सट्रीम्स को देखते हैं। एक तरफ है ब्रिटेन का संविधान जो अनरिटन है और पूरी तरह से फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल मतलब वहां की संसद जैसे एक आम कानून बनाती है वैसे ही संविधान में भी बदलाव कर सकती है, एक सिंपल मेजॉरिटी से। बहुत आसान है। अच्छा, और दूसरा एक्सट्रीम? वो है अमेरिका का संविधान। वो बहुत ज्यादा रिजिड है, मतलब कठोर। उसमें संशोधन करना बेहद मुश्किल है, एक बहुत लंबी और जटिल प्रक्रिया है। और भारत ने, जैसा कि हम बहुत सी चीजों में करते हैं, बीच का रास्ता चुना। बिल्कुल, अ मिडिल पाथ। और ये जो प्रक्रिया है, इसका आइडिया हमने साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया है। ओके, तो इसकी शुरुआत कैसे होती है? मान लीजिए सरकार को कोई बदलाव लाना है, तो पहला स्टेप क्या होगा? प्रक्रिया की शुरुआत होती है संसद में एक संशोधन विधेयक यानी अमेंडमेंट बिल पेश करने से। यानी कोई भी सांसद भी पेश कर सकता है। अरे वाह, ये तो बहुत डेमोक्रेटिक है। हाँ, और एक और जरूरी बात, इस बिल के लिए राष्ट्रपति की प्रायर कंसेंट यानी पूर्व सहमति की जरूरत नहीं होती। जैसा मनी बिल में होता है वैसी जरूरत नहीं है। जी नहीं। लेकिन जब बिल दोनों सदनों से पास हो जाता है तब अंतिम स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति के पास जाता है और उन्हें उस पर सहमति देनी ही होती है। Here's where it gets really interesting. बिल पास कैसे होता है? आपने कहा कि प्रक्रिया फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी, तो वो कैसे तय होता है? वो तय होता है बहुमत के प्रकार से, मतलब अ टाइप ऑफ मेजॉरिटी। हमारे संविधान में संशोधन के लिए 3 अलग-अलग तरह की मेजॉरिटी का प्रावधान है। 3 तरह की? हाँ, पहला है सबसे सरल, जिसे कहते हैं साधारण बहुमत या सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी, इसका मतलब 50% से ज्यादा वोट? हाँ, लेकिन इसमें एक पेंच है। इसका मतलब है सदन में जितने सदस्य मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं उनका 50% से ज्यादा, कुल सदस्यों का नहीं। अच्छा, एक उदाहरण से समझाइए। मान लीजिए लोकसभा की कुल स्ट्रेंथ 543 है, पर किसी दिन वोटिंग के समय सिर्फ 300 सदस्य ही सदन में मौजूद हैं। ओके। तो बिल को पास करने के लिए 300 का आधा यानी 150 से बस एक ज्यादा वोट चाहिए, 151 वोट। समझ गए। ये तो काफी आसान लगता है। तो इससे किस तरह के बदलाव होते हैं? इससे वो बदलाव होते हैं जो बहुत ज्यादा फंडामेंटल नहीं है, जैसे किसी नए राज्य का निर्माण करना हो या किसी राज्य में लेजिस्लेटिव काउंसिल बनानी हो या खत्म करनी हो। ये सब साधारण बहुमत से होता है। ठीक है, तो ये हुआ लचीला वाला हिस्सा। अब कठोर वाले हिस्से पर आते हैं। हाँ, दूसरा प्रकार है विशेष बहुमत यानी स्पेशल मेजॉरिटी। संविधान में ज्यादातर संशोधन इसी से होते हैं। इसमें क्या शर्तें हैं? इसमें 2 शर्तें हैं और दोनों का एक साथ पूरा होना जरूरी है। 2 शर्तें। ओके। पहली शर्त, सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, मतलब लोकसभा के 543 सदस्यों में से कम 272 का समर्थन चाहिए ही चाहिए। भले ही उस दिन सदन में कम लोग आए हों। बिल्कुल, चाहे 300 लोग ही क्यों ना आए हों, 272 का आंकड़ा पार करना ही होगा। और दूसरी शर्त है? हाँ, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3 यानी 2/3। 2/3 बहुमत। ओह, ये तो काफी मुश्किल है। मतलब अगर 300 लोग मौजूद हैं तो 272 वाली शर्त भी पूरी करनी होगी और 300 का 2/3 यानी 200 वोट भी हासिल करने होंगे। एकदम सही। इसीलिए इसे स्पेशल मेजॉरिटी कहते हैं। ये सुनिश्चित करता है कि संविधान के जरूरी हिस्सों में बदलाव के लिए एक बड़ी राजनीतिक सहमति हो।
और इस प्रक्रिया से कौन से हिस्से बदले जाते हैं? संविधान के सबसे जरूरी हिस्से, जैसे हमारे मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स, या फिर राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी डीपीएसपी, इनमें कोई भी बदलाव करना हो तो स्पेशल मेजॉरिटी लगेगी। राइट, ये एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ्टी चेक है। अब तीसरे और सबसे मुश्किल तरीके की बात करते हैं। तीसरा तरीका तब इस्तेमाल होता है जब बदलाव देश के संघीय ढांचे, फेडरल स्ट्रक्चर को प्रभावित करता हो। फेडरल स्ट्रक्चर मतलब केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का जो बंटवारा है वो। हाँ बिल्कुल, इसे कहते हैं विशेष बहुमत और राज्यों की स्वीकृति, स्पेशल मेजॉरिटी प्लस स्टेट कंसेंट। तो इसमें क्या होता है? इसमें पहले तो बिल को संसद के दोनों सदनों से स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना होता है, जो हमने अभी समझा। हाँ, और उसके बाद वो बिल देश के सभी राज्यों की विधानसभाओं को भेजा जाता है। सभी राज्यों को? जी, और कानून बनने के लिए कम से कम 50% राज्यों की विधानसभाओं को उसे साधारण बहुमत से पास करना होता है। बाप रे, ये तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल प्रक्रिया है। और होनी भी चाहिए, क्योंकि ये उन मुद्दों के लिए है जो सिर्फ केंद्र को नहीं बल्कि राज्यों को भी बराबर प्रभावित करते हैं, जैसे राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया में कोई बदलाव करना हो या जीएसटी जैसा कोई बड़ा टैक्स सुधार लाना हो। हाँ, जीएसटी तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। बिल्कुल, क्योंकि वो केंद्र और राज्य दोनों के टैक्स अधिकारों को बदल रहा था, इसलिए आधे से ज्यादा राज्यों की सहमति जरूरी थी। तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर किसी सरकार के पास संसद में विशेष बहुमत हो और आधे से ज्यादा राज्यों में भी उनकी सरकार हो तो वो संविधान का कोई भी हिस्सा बदल सकती है? क्या कोई सीमा है ही नहीं? यहीं पर भारतीय लोकतंत्र का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है, और इसका जवाब हमें संसद से नहीं, सुप्रीम कोर्ट से मिला। 1973 का केशवानंद भारती केस। इस केस में 13 जजों की एक बेंच बैठी, आज तक की सबसे बड़ी बेंच। 13 जज? हाँ, और उसी बेंच ने एक सिद्धांत दिया जिसे कहते हैं मूल संरचना का सिद्धांत, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है क्या? इसका मतलब बहुत सीधा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद को आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की शक्ति तो है, पर यह शक्ति असीमित, अनलिमिटेड नहीं है। मतलब संसद संशोधन कर सकती है, लेकिन वो संविधान की मूल संरचना, उसकी नींव, उसके बुनियादी सिद्धांतों को नहीं बदल सकती। जैसे? इस मूल संरचना में आता क्या है? क्या कोई लिस्ट है? नहीं, कोर्ट ने जानबूझकर कोई फिक्स्ड लिस्ट नहीं दी। उन्होंने कहा कि ये केस टू केस बेसिस पर तय होगा, लेकिन समय के साथ कोर्ट ने कुछ चीजें साफ की हैं। उदाहरण के लिए? जैसे लोकतंत्र। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, संसद इसे संशोधन करके तानाशाही में नहीं बदल सकती। धर्मनिरपेक्षता यानी सेक्युलरिज्म, शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर्स, ये सब बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। हाँ, और इन्हें संसद छू भी नहीं सकती। ये एक तरह का सेफ्टी वाल्व है जो संविधान की आत्मा को बचाता है। चलिए, अब कुछ सबसे जरूरी संशोधनों को देखते हैं। इससे ये पूरी प्रक्रिया और भी साफ हो जाएगी। जरूर, शुरुआत करते हैं पहले संशोधन से, फर्स्ट अमेंडमेंट 1951। सोचिए, संविधान लागू होने के बस 1 साल बाद ही इसकी जरूरत पड़ गई। 1 साल में ही? क्यों? सरकार लैंड रिफॉर्म्स यानी भूमि सुधार लागू करना चाहती थी, जमींदारी प्रथा खत्म करनी थी, लेकिन संपत्ति का अधिकार, जो तब एक मौलिक अधिकार था, वो आड़े आ रहा था। तो सरकार ने क्या किया? सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए संविधान में 9वीं अनुसूची, 9th शेड्यूल जोड़ी। ये 9th शेड्यूल क्या थी? ये एक तरह की कानूनी तिजोरी थी। इस अनुसूची में जिस भी कानून को डाल दिया जाता था, उसे अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। अच्छा, मतलब जुडिशियल रिव्यू से बचाने का एक तरीका। हाँ, साथ ही इसी संशोधन से अभिव्यक्ति की आजादी, आर्टिकल 19 पर कुछ तर्कसंगत प्रतिबंध भी लगाए गए। और फिर आता है 42nd अमेंडमेंट 1976 का, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। हाँ, ये इमरजेंसी के दौरान हुआ था। इसने संविधान में बहुत बड़े-बड़े बदलाव किए। जैसे कि? पहली बार संविधान में मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़े गए। प्रियम्बल यानी प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। ये तो बहुत बड़े बदलाव थे। और सबसे विवादास्पद था कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। लेकिन फिर 44वें संशोधन 1978 में इनमें से कई चीजों को बदला गया है ना? बिल्कुल। इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी सरकार आई और उन्होंने 42वें संशोधन के कई प्रावधानों को पलट दिया। क्या क्या बदला? सबसे बड़ा बदलाव था संपत्ति के अधिकार को लेकर। राइट को प्रॉपर्टी को मौलिक अधिकारों की लिस्ट से हटा दिया गया। तो क्या वो अधिकार खत्म हो गया? नहीं, उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया, आर्टिकल 300A के तहत।
और एक बहुत जरूरी बदलाव किया गया नेशनल इमरजेंसी के प्रावधान में। आंतरिक अशांति इंटरनल डिस्टर्बेंस शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह आर्म्ड रिबेलियन कर दिया गया, ताकि उसका दुरुपयोग न हो सके। सही। कुछ और हाल के जरूरी संशोधन जो हमारे जीवन को सीधे प्रभावित करते हैं। जरूर। 61वां संशोधन 1989, इससे वोट देने की उम्र 21 से घटाकर 18 साल की गई। राइट। फिर 73वां और 74वां संशोधन 1992, जिसने पंचायतों और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया, डेमोक्रेसी एट द ग्रास रूट्स लेवल। और जीएसटी वाला 101वां संशोधन, हाँ 2016 का 101वां संशोधन, जिसने वन नेशन वन टैक्स को हकीकत बनाया। ये पूरी चर्चा एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर पेश करती है, लेकिन जाते जाते एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। पूछे। संविधान के आर्टिकल 334 में एससी और एसटी समुदायों के लिए जो राजनीतिक आरक्षण का प्रावधान था, वो शुरू में सिर्फ 10 साल के लिए था। हाँ, ये सोच थी कि 10 साल में इसकी जरूरत खत्म हो जाएगी। लेकिन इसे हर 10 साल में एक संशोधन करके आगे बढ़ाया जाता रहा है और अब ये 2030 तक लागू है। तो ये एक सवाल खड़ा करता है, क्या संवैधानिक संशोधन हमेशा समय के साथ विकास करने का एक साधन है, या कभी-कभी ये राजनीतिक मजबूरियों के चलते यथास्थिति यानी स्टेटस को बनाए रखने का एक उपकरण भी बन सकता है? अगर आप इस बारे में और जानना चाहते हैं या आपके कोई सवाल है तो कृपया नीचे कमेंट करें और नए अपडेट्स के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।